डिस्प्यूट है। क्या हो रहा है बांग्लादेश? प्रोटेस्ट हो रहा है किस बात का? रिजर्वेशन को लेके। और क्या हो रहा है बांग्लादेश में और क्यों हो रहा है बताओ? देखो, तो ये जीके नहीं है, ये जीके नहीं है, तो क्यों दिमाग चला रहे हो भाई फर्जी? बांग्लादेश क्राइसिस, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है? इंडिया, ठीक। 1947 में क्या होता है बताओ? एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंडिया को मिलती है क्या? फ्रीडम, और दूसरा पार्टीशन। पार्टीशन किस ग्राउंड पे होता है? किस बात पे पार्टीशन हुआ था? रिलीजन के नाम पे तो हुआ था। और किस बात पे हुआ था भाई? टू नेशन थ्योरी थी। टू नेशन थ्योरी क्या कहती थी? मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी। टू नेशन थ्योरी ये कहती थी, देखो, एक चीज़ होती है कंट्री, एक चीज़ होती है नेशन। नेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम एथनिसिटी, सब कुछ सेम होगा। अब ये नेशन का कॉन्सेप्ट यूरोप में चल जाता है क्योंकि यूरोप में कंट्रीज छोटे छोटी हैं, है ना। टू नेशन थ्योरी में अब उन्होंने क्या बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव डिफरेंट कल्चर्स। सिंस दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, they belong to different nations. Hence, there was a need for a different nation for Muslims. यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या हुआ। क्यों ये जो डिवीजन था ये किस ग्राउंड पे था? हाँ, रिलीजियस ग्राउंड्स पे था, है ना। तो इधर पे क्या था? मुस्लिम मेजॉरिटी, है ना, और इधर क्या थी? मुस्लिम मेजॉरिटी। तो पाकिस्तान को इन्होंने एक बनाया वेस्ट और एक क्या बनाया? ईस्ट पाकिस्तान। अब चलता रहा यही। प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो थे पंजाबी या फिर उर्दू स्पीकिंग। सिंधी भी कुछ लोग बोलते थे, बट कल्चरल डोमिनेंस किसका था? उर्दू का। और जो बांग्लादेशीज थे, ईस्ट पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश वर्ड नहीं बोलेंगे, अभी ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का लैंग्वेज क्या था? बंगाली। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? ये लोग ये कहते थे हम सुपीरियर रेस हैं। कैसी रेस है? सुपीरियर। क्यों? ये बंगाली से ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, फिजिकली दे वर मोर स्ट्रॉन्ग। बंगाल वगैरह के लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, वेस्ट के लोग थे, ठीक। अब इनके अंदर कल्चरल डोमिनेंस था। किसमें कल्चरल डोमिनेंस था? वेस्ट पाकिस्तानीज़ में। वेस्ट पाकिस्तानीज़ अपने आप को कल्चरली ईस्ट पाकिस्तान से ऊपर मानते थे। तो जितना भी पावर सेंटर था, जो भी देश चलाया जाता था, वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक। यही चीज़ चलती रही। 1969-70 के आसपास इलेक्शन हुए, वापस इलेक्शन होते थे क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो डेमोक्रेसी ही थी ना। कूप हो जाता था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अभी हमें क्या पढ़ना है?
पहुंचना है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई क्यों। तो देखो, अब लगभग 69 और 70 के आसपास पाकिस्तान में क्या हुए, इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में एक पंगा हो गया। किसकी वजह से पंगा हो गया? मुजीबुर रहमान। देखो, ईस्ट पाकिस्तान का एक बंदा था, ईस्ट पाकिस्तान का था मतलब क्या था, बंगाली। तो मुजीब उर रहमान नाम का एक बंदा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मुजीब उर रहमान को बंग बंधु भी कहते थे। बंग मतलब बंगाली और बंधु मतलब फ्रेंड, बंगाली फ्रेंड, वहाँ के लोग ऐसा बोलते थे। तो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर, बहुत पॉपुलर थे। और जब इलेक्शंस हुए 69-70 में, तो ये जिस पार्टी से लड़ रहे थे उसका नाम था अवामी लीग। अवामी लीग के फाउंडर नहीं थे, अवामी लीग से लड़ रहे थे। सीट्स आ गई किसकी ज़्यादा? मुजीबुर रहमान की। अब मुजीबुर रहमान की ज़्यादा सीट्स आ गई, तो इस लॉजिक से इस बार प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगा? ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान है ना, कोई नहीं, ईस्ट पाकिस्तान से बनेगा कौन? मुजीबुर रहमान। ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई। और वो मैंने बताया डाइजेस्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानीज कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू ईस्ट पाकिस्तानीज, है ना। अब इस वजह से वहाँ पे आना शुरू हो गई क्या प्रॉब्लम, ये वहाँ पे उनको बैठने नहीं दे रहे थे। ठीक, अब प्रोटेस्ट शुरू हो गए कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान में। किस चीज़ के प्रोटेस्ट शुरू हुए बताओ? ईस्ट पाकिस्तान में किस चीज़ का प्रोटेस्ट होगा? कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाओ। इन्होंने बनाने से मना कर दिया। और जब वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो गई, कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान। तुम लोग थोड़ा बेवकूफ़ हो क्या? वेस्ट पाकिस्तान में क्यों होगी? ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब जब ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हुई तो वहाँ पे एक सिविल वॉर टाइप का हो गया। सिविल वॉर उस सिचुएशन को बोलते हैं जब आम जनता भी लड़ाई दंगा करने लग जाए, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर शुरू हुआ। अब जब सिविल वॉर शुरू होगा तो कौन आ जाएगा सीन में? जल्दी बताओ, कौन आ जाएगा? आर्मी, है ना, पक्का। अरे मेरे भाई, अभी इंडिया में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू तो हो सकता है ना हम आर्मी डिप्लॉय कर दें। उस टाइम पे तो ये और ये एक ही कंट्री थी, तो इन्होंने आर्मी, अब ऐसा बोलते हैं जब आर्मी भेजी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो गए, रेप्स हुए, मारपीट हो गई, ईस्ट पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे थे। अब यहाँ पे भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे। भाई बांग्लादेश का हर आदमी थोड़ी अवामी लीग को सपोर्ट कर रहा होगा, कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे ना जिनकी सिंपैथी किससे होगी? वेस्ट पाकिस्तान से। तो वो लोग कहलाए रजाकार्स, रजाकार्स। वो बंगाली, वो ईस्ट पाकिस्तानी who were supporting who? East Pakistanis that were supporting West Pakistanis। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये कैसे थे? एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथी। एक्सट्रीमिस्ट आदमी कभी भी दूसरे कल्चर को कुछ समझता ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिस्ट के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का। अब क्योंकि वॉर बढ़ गई थी तो 1970 जब वॉर इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो इंडिया ने इंटरफेयर किया, इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया और पाकिस्तानी आर्मी को क्या करा दिया? सरेंडर। लगभग 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिए, सरेंडर कराया, है ना। यहाँ पे यूएस हेल्प करने आ रहा था, किसकी? पाकिस्तान की। लेकिन साथ ही में इंडिया की हेल्प करने कौन आ गया था? यूएसएसआर। इस वजह से वॉर यहीं रुक गई और बांग्लादेश गॉट
इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश फ्री हो गया। अब बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बन गई। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब देखो क्या होता है, जब न्यू कंट्री बनी तो वहाँ का लीडर कौन बना? मुजीबुर रहमान। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, जब मुजीबुर रहमान पावर में आए थे, जब मुजीबुर रहमान पावर में आए थे तो एक चीज़ मैंने तुमको बताई थी कि कुछ लोग इनके अगेंस्ट थे। कौन? अब सारे रजाकार्स डेथ तो हो नहीं सबकी, इनकी सिंपैथी आज भी किससे थी? पाकिस्तान से। अब वेस्ट ईस्ट बोलने का मतलब ही नहीं है, अब तो बांग्लादेश बन गया। इनकी सिंपैथी किससे थी? पाकिस्तान से। अब देखो 1975 में क्या होता है। 1975 में ये रजाकार्स और जो बांग्लादेश की आर्मी है वो आज भी पाकिस्तान से सिंपैथी रखती है। बांग्लादेशी आर्मी, इन लोगों ने मिलके मुजीबुर रहमान की डेथ करा दी और मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली की भी डेथ करा दी। ठीक। अब जब डेथ हो गई तो एक इंसान था शेख हसीना। शेख हसीना उस टाइम पे इंडिया में पढ़ती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो शेख हसीना बच गई, है ना? क्या समझ में आ रहा है? अब 1975, यहाँ पे देखो एक डेट और नोट कर लो, जो बांग्लादेश वॉर था ना वो 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। 13 दिन का वॉर था। इसी दिन हमने 90,000 सैनिक पकड़े थे, इसीलिए इंडिया आज भी इस डे को क्या बोलता है? विजय दिवस। ये क्वेश्चन पूछता है। विजय दिवस इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 16 दिसंबर को। यहाँ तक समझ में आया? 1975 में किसकी डेथ हो चुकी है? और फादर ऑफ बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को बोल दूँ, है ना? कल क्वेश्चन आ जाए, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ बांग्लादेश? मुजीबुर रहमान। स्टोरी समझ में आई? इस दिन वॉर चला था। अरे जो बांग्लादेश में इंडियन आर्मी गई थी वॉर करने, वो वॉर 13 दिन चला था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हमने वॉर ख़त्म किया, उनके 90,000 सैनिक पकड़ लिए, इसीलिए इंडिया आज भी 16 दिसंबर को विजय दिवस बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? 1975 में किसकी डेथ हुई? मुजीबुर रहमान। उस टाइम पे जिया उर रहमान आर्मी का हेड था। कौन हेड था? जिया उर रहमान। तो जब 1975 में मुजीबुर रहमान की डेथ हुई तो पावर में कौन आ गया? जिया उर रहमान। एक तरीके से आर्मी का रूल आ गया। बोलो पक्का? 100%। अब देखो क्या होता है। 1975 से 1990 तक बहुत प्रोटेस्ट हुआ। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा? किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा? जिया उर रहमान के अगेंस्ट, है ना? अब जिया उर रहमान के अगेंस्ट लोगों ने किस चीज़ की डिमांड करी? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी बचाने के लिए इस टाइम पे उनके लिए सबसे अच्छा फिगर कौन था? जो मुजीबुर रहमान की फैमिली का हो, क्योंकि मुजीबुर रहमान 1971 to 75 डेमोक्रेसी लेके आ गए थे। अब उनकी और उनकी पूरी फैमिली की तो डेथ कर दी थी। किसने? जिया उर रहमान ने। तो 1990 में डिमांड किसकी शुरू हुई? डेमोक्रेसी की। अब जब डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू हुई तो सबसे पहले डिमांड किस इंसान की होगी? शेख हसीना। शेख हसीना को लोगों ने बोला आके पावर, आप आके इलेक्शन लड़ो, है ना? तो 1900, लेकिन यहाँ पे शेख हसीना जीतेगी नहीं। 1991 में जिया उर रहमान की डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी? जिया उर रहमान कौन था? आर्मी का हेड, है ना? अब जिया उर रहमान की डेथ हो गई, वो है आर्मी का हेड। तो जिया उर रहमान क्या करेंगे? 1991 में जैसे ही जिया उर रहमान की डेथ होगी, अब पावर सबको पसंद है, पावर सबको पसंद है, तो जिया उर रहमान
अपनी वाइफ बेगम, खालिदा बेगम बन जाएंगी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर। और खालिदा बेगम जिस पार्टी से थी उस पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ, 1971 में मुजीबुर रहमान पावर में आए, 4 साल पावर में रहे। 1975 में मुजीबुर रहमान की डेथ कर दी। किसने डेथ कर दी? मुजीबुर रहमान की डेथ किसने कर दी? जियाउर रहमान ने। जियाउर रहमान वॉज एन आर्मी कमांडर। अब जियाउर रहमान का रूल चला कब से? 75 से 90 तक। 91 में जियाउर रहमान की डेथ हो गई। तो जियाउर रहमान अब क्या करेंगे? वाइफ को तो कमांडर बना नहीं देंगे आर्मी का, तो जियाउर रहमान एक पार्टी बनेगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जियाउर रहमान अपनी सारी ताकत अपनी वाइफ को दे देंगे जिसका नाम होगा खालिदा बेगम। बात यहाँ तक स्टोरी समझ में आई हो तो बताओ, पक्का? अब तुम एक बात और बताओ, 75 से 90 किसके बीच किसका रूल रहा है? जियाउर रहमान किसका था? आर्मी का, और एक्सट्रीमिस्ट था। इन लोगों की सिंपैथी किससे थी? पाकिस्तान से। इसीलिए जियाउर रहमान 1987 में बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर देगा। 1987 से पहले बांग्लादेश वॉज अ सेक्युलर कंट्री, पर 87 में जियाउर रहमान क्या करेगा? 87 में बांग्लादेश को क्या कह देगा? इस्लामिक कंट्री। अब मैंने तुमको क्या बोला? 1990 में किसकी डिमांड हो रही थी? डेमोक्रेसी की और शेख हसीना की। तो जो यूथ था वो रोड पे आ गया, किसकी डिमांड में? डेमोक्रेसी और शेख हसीना। 1991 में फिर इलेक्शंस हुए, लेकिन इस बार जीता बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही जीतती है। और पावर में कौन बना रहता है? खालिदा बेगम। खालिदा बेगम कौन है? जियाउर रहमान की वाइफ। यहाँ तक समझ में आ रही स्टोरी? अब देखो 1996 में फिर चुनाव होंगे कि नहीं, 5 साल बाद। अब इस बार चेंज आएगा और शेख हसीना चुनाव जीत जाएगी। शेख हसीना चुनाव जीत जाएगी। और शेख हसीना कौन सी पार्टी से होगी? जिस पार्टी से फादर थे। पार्टी का नाम अवामी लीग। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही है तो यस बोल दो। समझ में आ रहा है? देखो समझना ज़रूरी है, तुमको नोट्स कहीं भी मिल जाएंगे इस चीज़ के, न्यूज़पेपर में तो रोज़ आ ही रहा है। तुम एक बार स्टोरी समझ लो बस, और क्वेश्चन आएगा तो सीधे 5 मार्क्स का आएगा इस पर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। अब देखो क्या होगा, 1996 से 2001 तक पावर में कौन है? शेख हसीना। अब शेख हसीना फिर जीत जाएंगी चुनाव। 2001 से 2006 कौन जीतेगा? अब 2001 से 2006 कौन जीतेगा? वापस शेख हसीना। अब इस बार शेख हसीना क्या करेंगी? जितने लोगों ने 1971 वाले वॉर में अवामी लीग के खिलाफ काम किया था उन सब पे ट्रायल चलाना शुरू कर देगी। मतलब समझे? अवामी लीग किसकी थी? किसकी थी? तुम लोग थोड़ा बेवकूफ़ हो क्या? मुजीबुर रहमान। जब 1909 तक से 96 तक कौन रहेगा? कौन रहेगा? क्या नाम था बीवी का? खालिदा बेगम। 96 में पावर में कौन आएगा? शेख हसीना। फिर 01 से 06 तक पावर में कौन रहेगा? अब इस बार शेख हसीना दूसरी बार आ गई ना, तो पावर कब्जा ली है। अब इस बार शेख हसीना क्या करेगी? ट्रायल चालू कर देगी। किस पे? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग, ऑब्वियसली उन लोगों के खिलाफ जो अवामी लीग के खिलाफ काम कर रहे थे। एक तो पार्टी और दूसरा रजाकार्स। अब इन पे केस चलाए जाएंगे और धीरे धीरे इनको क्या दी जाएगी? डेथ सेंटेंस। यहाँ तक समझ में आ रहा है?
और 2001 से 6 के बीच में खालिदा बेगम को भी क्या दे दी जाएगी? जेल। बड़े लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं मिलती, क्योंकि आदमी को पता होता है आज मैं पावर में हूँ, कल तुम होगे। जो लीडर होते हैं वो भी एक दूसरे तक गला नहीं काटते किसी का, क्योंकि आज मान लो योगी जी पावर में है तो अखिलेश यादव को परेशान करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कल अखिलेश यादव पावर में होंगे तो योगी को करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब ये कहाँ भेज देती है? खालिदा बेगम कहाँ भेज दी जाती है? जेल। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब 2006 में वापस से आर्मी कंट्रोल कर लेती है। देखते रहना कैसा है बांग्लादेश। 2006 में वापस कौन आ जाता है पावर में? आर्मी। आर्मी मतलब कौन? एक तरीके से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या फिर रज़ाकार्स। ये 3 लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। रज़ाकार कोई नहीं है, रज़ाकार वो लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं। वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी कोई कंट्री नहीं थी, हमें तो पाकिस्तान से ही जुड़े रहना था। ठीक? अभी जो तुम लोग ये पढ़ रहे हो ना, हिंदू टेम्पल ख़त्म किए जा रहे हैं, हिंदूज़ पे अटैक हो रहा है, ये सब जोड़ के पढ़ना, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ। अभी इसी में से तुमको समझ में आ जाएगा कि हिंदूज़ पे अटैक क्यों हो रहा है। ठीक? यहाँ तक समझ में आया? पक्का? किसको? अब यार पावरफुल हो गए, लोगों को इकट्ठा कर लिया, कूप कर दिया। अभी पूरी स्टोरी खत्म होने से तुमको समझ में आ जाएगा कूप कैसे होता है और इंडिया में कूप क्यों नहीं हो पाता। अभी समझते जाना। ठीक? अब तुम्हें एक चीज़ और बता देते हैं। देखो, आर्मी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तुम जाके अभी आज चेक करो, दिल्ली NCR मतलब दिल्ली के आसपास का जितना रीजन है वहाँ तुमको एक भी कैंटोनमेंट नहीं मिलेगा। कैंटोनमेंट क्या होता है? जहाँ आर्मी रहती है। छावनी, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो छावनी। छावनी में तो आर्मी बैठती है। दिल्ली में नहीं है एक भी कैंटोनमेंट। छोटे मोटे मिल जाएंगे बटालियन, लेकिन कैंटोनमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? आर्मी इज़ मच पावरफुल देन पुलिस। अगर वहाँ का कमांडर चाह लेगा तो सीधे जाके पार्लियामेंट पे अटैक कर दे या PM हाउस पे कर दे 7 RCR। इसलिए तुम देखो दिल्ली में भी नहीं रखते, ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, पर जो पढ़ते हैं वो जान रहे होते हैं। दिल्ली में तुम देखो एक भी कैंटोनमेंट नहीं है। अभी आगे आएंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। बांग्लादेश में भी यही एक प्रॉब्लम का जड़ बनेगा। शेख हसीना ढाका में एक भी छावनी बनने नहीं देंगी, किसी भी। ऐसा इंडिया में ही नहीं है, तुम दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठते हैं ना कैपिटल में, वहाँ पे आर्मी की बहुत बड़ी पोजीशन होती ही नहीं है, आर्मी को आसपास रखते ही नहीं है। ऑब्वियसली हमको आर्मी में ट्रस्ट है, लेकिन मान लो तो तब तो वो आएंगे NSG कमांडो, परमानेंट सेटलमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आर्मी डिसिप्लिन पे चलती है। आर्मी में ऐसा नहीं होता है मैं अगर कमांडर हूँ तुम्हारा और मैंने तुमको बोला इसको गोली मारो, तो तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते हो कि ये PM है कि प्रेसिडेंट, तुमको गोली चलानी पड़ेगी। ये आर्मी का डिसिप्लिन होता है और ट्रेनिंग ही ऐसी होती है शुरू से, तो वो अपनी कमांडर की बात सुनता है। इसलिए तुम देखो, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी कंट्री चले जाओ, कैपिटल में कभी भी आर्मी आसपास नहीं बसाते, बैठाते ही नहीं आए। तुम जाके चेक करना, भी कभी दिल्ली घूमने जाना और खूब ढूंढ लेना, तुमको दिल्ली में कोई कैंटोनमेंट नहीं मिलेगा। उधर मिल जाएंगे अम्बाला हरियाणा में, इधर मिल जाएगा तुमको UP साइड, लेकिन दिल्ली NCR में तुमको आर्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पक्का बताओ? ठीक। अब 2009 में वापस शेख हसीना आ जाती है पावर में। 9 से 14, 14 से 19 और 19 से 24 शेख हसीना रिपीटेडली चुनती रहती है और धीरे धीरे ऑपोजिशन ही ख़त्म हो जाता है। इंडिया में 10 साल मोदी जी रह गए थे, ऑपोजिशन वीक हो गया था। फिर बांग्लादेश तो छोटी सी कंट्री है, उसके ऊपर वो 2001 से मैंने तुमको बताया था 6 के बीच में जो लोगों ने भी अवामी लीग के खिलाफ काम किया था उनको धीरे धीरे क्या दे रही थी? डेथ सेंटेंस। तो धीरे धीरे इसके जो दुश्मन थे वो वीक हो गए थे, है ना भाई? जब तुम सबको डेथ सेंटेंस देने लग जाओगे, अगर मोदी जी हाथ पकड़ के कांग्रेस के धीरे धीरे सारे नेताओं को डेथ सेंटेंस देने लग जाएं तो पार्टी नहीं बचेगी, है ना? तो यही कौन कर रहा था? शेख। इसी का देखो तुम धीरे धीरे असर भी पड़ा था कि आर्मी ने 6 से 9 कूप भी कर लिया था।
क्योंकि तुम पकड़ तो इन्हीं लोगों को रही थी ना। फिर 9 में कौन वापस आ गया? शेख हसीना, क्योंकि लोगों को इनका रूल अच्छा लगा। अब 15 साल से कौन रूल कर रहा है? शेख हसीना। अब देखो एक चीज़ होती है, ऑपोजिशन हमेशा प्रेशर कुकर का काम करता है। मोदी जी 10 साल से जो लोग एंटी मोदी नहीं बोलना चाहिए, पर मान लो मोदी जी को पसंद नहीं थे, जब 24 के रिजल्ट आए तो वो कहीं ना कहीं खुश थे कि मोदी जी की पावर कुछ कम हुई। दिल से हाथ रख के बताओ, है ना, कि कुछ तो पावर कम हो गई मोदी जी की। तो ऑपोजिशन, लोग समझते हैं ऑपोजिशन नेता लोगों के लिए ख़राब होता है। ऑपोजिशन प्रेशर कुकर का काम करता है। जो प्रेशर बन रहा होता है जनता में, अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग आ जाता है तो वो प्रेशर निकल जाता है। मोदी जी के अगेंस्ट जो हवा बह रही थी 10 साल से, उनकी जो सत्ता कम हुई, उससे तुम देखो धीरे धीरे लोग नॉर्मलाइज हो गए। अगर मोदी जी इस बार और पावरफुल आ जाते तो तुमको नहीं दिखता, लेकिन भी मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे मोदी जी के लिए उनका गुस्सा और बढ़ जाता। 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक ऐसा बोला जाता है जिस देश में ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, उस देश का ऑपोजिशन कौन बन जाता है? पब्लिक खुद। यही बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि शेख हसीना 15 साल से अनडिस्प्यूटेड रूल करने लगी, और जब 15 साल रूल करते हो तो अपने पावर का नशा चढ़ता है। मोदी जी पे भी चढ़ ही रहा था, है ना। तो जब भी ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो ऑपोजिशन बन जाता है, पब्लिक खुद रोड पे उतर जाती है। इंडिया में ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडिया में जब देखो 10 साल मोदी जी ने रूल किया, उसके बाद धीरे से देखो ना उनकी पावर ख़त्म, किल हो ही गई। पर इस बार अगर मान लो 400 पार हो ही जाता, अगली बार फिर 400 पार हो जाता, तो जो लोग भी मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे थे, उनका धीरे धीरे कब तक झेलते वो? 15, 20, 25 साल में हो सकता है रोड पे उतर जाते। वही बांग्लादेश में हुआ। अब जब 24 तक कौन रूल करता रहा? कौन करता रहा? शेख हसीना। अब यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर नया आएगा, जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी वही ग्रुप है जो 1975 में मुजीबुर रहमान को मारेगा। जमात ए इस्लामी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो क्या है? एक्सट्रीमिस्ट। अब तक मैं तुमको एक्सट्रीमिस्ट जो वर्ड बोल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा था, उसी एक्सट्रीमिस्ट की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जमात ए इस्लामी। अगर तुम बांग्लादेश में कट्टर एक्सट्रीमिस्ट हो तो तुम क्या ज्वाइन कर लेते हो? जमात ए इस्लामी। तो जमात ए इस्लामी ही वो ग्रुप था जिसने 75 में किसको मारा था? मुजीबुर रहमान। अब देखो फिर से शेख हसीना ने काम करना शुरू किया। जब 2009 में फिर से पावर में आई तो शेख हसीना करना शुरू किया जमात ए इस्लामी के लोगों को, और जमात ए इस्लामी के लोगों पे भी क्या चला है? केस। इतनी तेज केस आ रही थी कि खाली इन्हीं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए काम करते हैं और तेज़ फैसला सुनाते हैं। ये नहीं कि तारीख पे तारीख। फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीख पे तारीख नहीं देता। तुम अब किसको निपटाना शुरू कर दिया? जमात इस्लामी। आर्मी को भी निपटा ही रही थी, आर्मी में जो हार्ड लाइनर्स थे। और किसको निपटा रही थी? जितने लोग भी अवामी लीग के खिलाफ काम किए थे। अब तुम समझो 71 के लोग उठा के मार रहे हैं। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर जब 1990 में किसकी डिमांड शुरू हुई थी? डेमोक्रेसी और शेख हसीना। तो अब क्यों नहीं शेख हसीना की पॉपुलैरिटी रही? तुम ये समझो, जो 1990 में शेख हसीना की डिमांड कर रहा था, अगर वो उस समय 25 साल का एक यंग बंदा था तो आज उसकी उम्र कितनी हो गई है? लगभग 33 साल। और अब वो 68 साल का बुढ़ा है। उसको क्या मतलब हसीना से? अगर उसको शेख हसीना से सिंपैथी है भी तो ये 68 साल का बुढ़ा क्या कर लेगा शेख हसीना के लिए? तो जो बच्चे उतर रहे हैं वो बच्चे तो 25-30 साल के ही है ना। उन्होंने तो शेख हसीना का रूल देखा है। कौन सा? जो बंदा 2009 में 10 साल का था वही तो आज 25 साल का है, वही तो रोड पे उतरा है।
68 ईयर ओल्ड बुढ़ा थोड़ी उतर जाएगा रोड पे, समझ में आ रहा है? तो उसको इससे मतलब थोड़ी है कि तुम्हारे पापा ने अवामी लीग से हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी। वो तो ये कह रहा है तो तुम 15 साल से रूल कर रही हो, ना नौकरियां हैं ना कुछ। वो इस हैंगओवर में बहुत दिन थोड़ी रहेगा कि तुम्हारे पापा ने मुझको इंडिपेंडेंस दिलाई थी इसलिए तुम भी पीएम बनी रहो। वो जो लोग इस हैंगओवर में थे वो अब बुढ़े हो चुके हैं। तुम समझो ना, 1990 का जो यूथ शेख हसीना की डिमांड कर रहा था वो आज 60-70 साल का है। 60-70 साल के लोग राजनीति नहीं करा पाते हैं, वो पीएम बनते हैं। पीएम बनाता तुमको यंग आदमी है ना? पक्का यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब बांग्लादेश में पिछले 15, 14, 10 साल से कैसा रूल चल रहा है? ऑपोजिशन लेस, ऑपोजिशन ही नहीं है ना? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे किसको रिमूव कर दिया? जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और आर्मी का जो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, धीरे धीरे शेख हसीना ने इनको हटा दिया या कमज़ोर कर दिया। अब इंडिया के लिए बांग्लादेश क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले देखो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में लोग सेपरेटिज्म की बात करते हैं, अलग देश बनाने की, नागालैंड के लोग बोलते हैं हम अपनी अलग बनाएंगे, मणिपुर के बोलते हैं हम अपना अलग बनाएंगे, वो जब भी कुछ बदमाशी करते हैं तो कहाँ भाग जाते हैं? बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगभग 4000 किलोमीटर का है, तो ये बहुत बड़ा बॉर्डर मिल जाता है उनको भागने के लिए। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारे फेवर की सरकार बैठी तो आपके यहाँ तो हम लोगों को पकड़ा देगा, पर अगर हमारे अगेंस्ट एंटी सरकार बैठी होगी, एंटी इंडिया बैठी होगी, तो ये देंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर बांग्लादेश में हमारे फेवर की सरकार होगी तो वो जो ऐसे लोग इंडिया से क्राइम करके भागते हैं उनको हमें पकड़वाएगी, पर अगर एंटी इंडिया होगी तो वो तो इनको और सपोर्ट कर रही होगी। अभी इसमें आईएसआई का भी एंगल आएगा, पाकिस्तान का एंगल भी आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पक्का? एक चीज़ हमारे लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट इसलिए है। दूसरा, बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया का ट्रेड है इस पूरे साउथ एशिया में, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इसमें ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हम लगभग 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, जिसमें 1 बिलियन डॉलर का सामान हमें बांग्लादेश बेचता है और 10 बिलियन डॉलर का सामान हम कौन बेचता है? इंडिया। तो इसमें फ़ायदे में कौन था? इंडिया। तुम मुझे 1 रुपये का सामान बेच रहे हो, मैं तुम्हें 10 रुपये का बेच रहा हूँ, फ़ायदे में कौन? मतलब इंडिया। समझ में आ रहा है? तो इंडिया के लिए बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गया। अब लिखो, अब देखो शेख हसीना ने रिज़ाइन क्यों किया। अब तुरंत की स्टोरी समझो, बैकग्राउंड समझ में, कहानी समझ में आ गई। अब ये जो स्टूडेंट 2009 से 24 तक का रूल देख रहा है, किसका रूल देख रहा है? और वो परेशान किससे है? शेख हसीना से है। वो शेख हसीना से ये कह रहा है कि जॉब्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पहली बात ऑपोजिशन नहीं है, ये सारी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अब जब उसकी ये प्रॉब्लम्स थी तो वो रोड पे उतरना शुरू किया। जहाँ तक पुलिस कंट्रोल कर पाई पुलिस ने कंट्रोल किया, पर ये इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। ढाका में कौन बैठा था? शेख हसीना। जब ये ढाका पहुंची तो पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पाई। जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई तो किसको फ़ोन करोगे? आर्मी को। जब आर्मी को कॉल किया तो आर्मी ने शेख हसीना से तुरंत बोला कि देखो मैम, जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। लोग किससे नाराज़ हैं? आपसे। अगर मुझे लोगों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले किसको करेगा? आपको। इसलिए आर्मी ने बोला शेख हसीना तुरंत पहली पतली गली से कहाँ से निकल लो? बांग्लादेश से निकलो। जब तुम बांग्लादेश से निकलोगी तब हम मैटर सुलटा लेंगे, क्योंकि लोग तुम किससे नाराज़ हैं? तुमसे। तो पहले तो तुम निकलो। इस वजह से शेख हसीना दोपहर में 2 बजे भाग गई। कहाँ भाग गई? इंडिया। अब अगर इंडिया ने इनको रोका रखा तो भी प्रॉब्लम। बांग्लादेश के लोग तो बोलेंगे ना कि हम जिसको मारना चाह रहे हो तुमने उसको रख लिया, है ना। दलाई लामा वाला भी केस यही था।
इतना तो दलाई लामा को भी हमने रखा था। मैंने तुम लोगों को फिंगर एंड पाम थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि तिब्बत से भाग के आए थे दलाई लामा, इंडिया ने अपने यहाँ रख लिया था। इस वजह से चाइना आज भी लड़ता है इंडिया से। तो इंडिया ने तुरंत कह दिया कि हमने शेख हसीना को नहीं रखना है, शेख हसीना हमारे यहाँ 1-2 दिन रहेंगी, उसके बाद तुरंत उड़ के कहाँ चली जाएंगी? लंदन या अमेरिका, जहाँ भी भागे। लंदन बोल रहे हैं, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? तुरंत का मैटर समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आ गए ढाका में, कहीं हॉस्पिटल जला रहे हैं, कहीं रोड जला रहे हैं, कहीं उसके घर में घुस जा रहे हैं, है ना? अभी तुम देखो, मैं तुम्हें फैक्ट समझा रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत तो आर्मी का भी रोल है ही। हमको शेख हसीना को भगाना है तो हम थोड़ा तो तुमको फ्री हैंड दे देंगे ना, कि जलाओ, तोड़ो फोड़ो। पहले अब शेख हसीना भाग गई, है ना? अब देखो इस चीज़ को लिखो, रीज़न फॉर रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना। रिज़ाइन किसने किया? शेख हसीना। आर्मी ने बोला ना मैडम तुरंत रिज़ाइन करो और भागो यहाँ से, क्योंकि अगर तुम जब तक यहाँ रहोगी तब तक स्टूडेंट में नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली आर्मी कंट्रोल में ले सकती थी, पर आर्मी को कंट्रोल में लेना ही नहीं है। आर्मी ये कह रही है कि देखो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैडम। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? आपसे परेशान है। आप यहाँ से जाइए तो कंट्रोल में ले ले, और जब तक तुम यहाँ से जाओगी नहीं तब तक मैं बच्चों को रोकूंगा भी नहीं ना। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें किसी और का भी हाथ है। आर्मी को कोई सपोर्ट कर रहा है ना? अभी वो भी समझेंगे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो हूँ नहीं, जो बातें बाहर आ रही हैं वही बताऊंगा। मतलब आर्मी को कोई सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा हसीना को बचाना नहीं चाह रही है, तो चाह ही लेगी। कितने होते हैं बच्चे भाई? एक तियानवेन स्क्वायर एक इंसिडेंट था चाइना का, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, वो एक टैंकर लेके आ गए थे और एक पूरी भीड़ उड़ा दी थी। उसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो आर्मी को बचाना होता तो बचा लेती। 20-25 बच्चे इकट्ठे उड़ा दो, तुम खुद बताओ ना। अभी तुम लखनऊ में बहुत प्रोटेस्ट करने लग जाओ, मार तोड़ करने लग जाओ, एक पलासियों वाली जगह मैं पकड़ूंगा और वहाँ से 15-20 बच्चों को उठाऊंगा और उनकी सीधी सीधी गर्दन काट दूंगा और चौराहे पे टांग दूंगा। डिक्टेटरशिप ऐसे ही चलती है। पर आर्मी को बचाना नहीं है, और आर्मी को कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आर्मी को शेख हसीना को बचाना होता तो बच्चों की इतनी औकात, बच्चों के पास क्या वेपन है? कितने बड़े वेपन होंगे? बहुत ज़्यादा एक रिवॉल्वर। और आर्मी के पास तो टैंक है भाई, टैंक्स हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एक आदमी, तुम हिस्ट्री पढ़ो, 2-4 लोगों को मारो और एक एग्जाम्पल बना दो, सब वापस चले जाएंगे। क्यों? आर्मी बचाना नहीं चाहती है। अभी समझेंगे क्यों नहीं बचाना चाहती है। अब देखो रीज़न पहला क्या है शेख हसीना का। शेख हसीना, देखो शेख हसीना रिज़ाइन करेगी, मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी शेख हसीना से, तभी इतना प्रोटेस्ट हो पाया। पहला प्रॉब्लम आर्मी को था। देखो प्रॉब्लम तो थी ही, जो तुम उनको मार रही थी, फांसी दिलवा रही थी, वो गलत कुछ नहीं था क्योंकि कोर्ट के तहत हो रहा था, पर लेकिन पकड़ तो रही थी ना। और दूसरा, शेख हसीना ने आर्मी का जो जनरल था वहाँ का, अभी कुछ दिन पहले आने से रोक दिया। फिर ढाका में वो आर्मी के प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे क्यों नहीं कर रही हो? कोई कंट्री नहीं करता, इंडिया में भी नहीं करता, इसीलिए मैंने तुमको बताया। कोई भी पीएम प्रेसिडेंट अपने कैपिटल सिटी में आर्मी को स्ट्रॉन्ग बेस बनाने नहीं देता, क्योंकि आर्मी वर्क्स ऑन डिसिप्लिन। आर्मी ये नहीं पूछती है कि सामने पीएम है कौन, अगर उसका कमांडर ने बोला मारो तो वो मारेगा। ठीक, पहली प्रॉब्लम किसको थी? आर्मी को। दूसरी प्रॉब्लम चलो हम मान भी लेते हैं स्टूडेंट्स को थी। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी कि भाई फ्रीडम ही नहीं मिल रहा, ऑपोजिशन ही नहीं है। फिर तीसरी देखो प्रॉब्लम किसको थी? हर उस आदमी को प्रॉब्लम थी जो ऑपोजिशन में था, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग, जमात ए इस्लामी के लोग। इन सबको कौन परेशान कर रहा था 15 साल से? शेख हसीना। तो 3 तरीके से शेख हसीना घिर गई। फिर उसके बाद देखो कोरोना आया था। कोरोना के बाद अभी भी बहुत जगह रिकवरी नहीं हुई है ना? जॉब लॉस हो रखे हैं,
बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आफ्टर कोरोना के भी जो इफ़ेक्ट्स थे वो शेख हसीना सही से हैंडल, देखो ये सब कहानीबाजी है, ये वेस्टर्न, अब हम भी तो पढ़ते वेस्टर्न मीडिया ही है ना, मैं तुमको वही पढ़ा रहा हूँ जो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट कहाँ का है? अमेरिका का। तो वो जो नैरेटिव सेट करेगा मैं तुमको वही पढ़ाऊँगा तो मैं तुमको अखबार से ही ना, अखबार जो नैरेटिव सेट कर दे, ये सब कहानीबाजी है भाई। मेन रीज़न आर्मी का है, अभी हम समझाएंगे वो क्या है। अब देखो फिर इसके बाद एक रीज़न और, अब एग्ज़ाम में लिखना हो समझना होगा तो तुम्हें ये भी आना ही चाहिए ना। अब इसके बाद देखो और एक क्या रीज़न हो सकता है। एक जो गलती मुझे भी लगता है इनकी थी, जो अवामी लीग के लोग थे, अवामी लीग कौन थी? जिसने 1971 में आज़ादी दिलाई, मुजीबुर रहमान की पार्टी। शेख हसीना ने एक गलती ये करी, शेख हसीना ने वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते थे उसमें 30% कोटा किसका फिक्स कर दिया? अवामी लीग का। अभी तुम लोग जो बोल रहे थे कि कोटा की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, कोटा इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी होता है कि पीएम भाग जाए। ये तो एक रीज़न है। अवामी लीग को 30% कोटा दे रखा है हर सरकारी एग्ज़ाम में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। अब ये शेख हसीना क्यों कर रही है? ताकि उसके फेवर के लोग सरकार। अरे अगर मैं बांग्लादेश का होता और मेरे मान लो दादाजी ने अवामी लीग के लिए लड़ाई लड़ी होती, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं किसके फेवर का आदमी हूँ? अवामी लीग। इसीलिए मेरे को रिजर्वेशन मिल गया। अब जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं किसके फेवर की बात करूँगा? अवामी लीग। अवामी लीग मतलब शेख हसीना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आ गया कि क्यों भाग गई शेख हसीना? क्योंकि लोग आ गए प्रोटेस्ट करने। स्टूडेंट्स कहाँ आ गए? ढाका में, है ना। अब जब ढाका में आए तो आर्मी ने क्या बोला? मेरे कंट्रोल में नहीं है मैम, तो आप यहाँ से रवाना हो जाओ रिज़ाइन करके। इसीलिए वो भाग भी गई। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो एक चीज़ को और समझो, हमको कुछ पॉजिटिव्स भी समझने हैं शेख हसीना के रूल के। अब देखो हम तो पढ़े लिखे लोगों की तरह पढ़ेंगे ना, हम सिर्फ एंटी शेख हसीना तो बोलेंगे नहीं या प्रो शेख हसीना, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। जो 2009 से 24 तक शेख हसीना का रूल हुआ है उसके देखो, वो दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ। दुनिया का आज भी 5% कपड़ा कहाँ बनता? बांग्लादेश। तुम यूरोप में जाके देखोगे शर्ट्स में लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। फिर उसके बाद तुम देखो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, पढ़ा है ना। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। अभी तुम खुद देखो यार, बांग्लादेश के बहुत इज्जत होने लगी। बांग्लादेश साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। और क्या बना? फिर इसके बाद वहाँ जीडीपी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी भी आई। क्या आई? स्टेबिलिटी। कुछ भी कहो, 15 साल से चुपचाप रूल तो चल ही रहा था ना। अरे तो पूछ लो, अखबार में पढ़ते रहोगे परेशान होते रहोगे, और अभी 1 महीने अखबार में यही आएगा। तो रोज़ रोज़ अखबार पढ़ने से अच्छा है एक बार समझ लो और फिर पेपर में उसको बस काट दो। इंग्लिश अच्छा करने के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, उसको समझने के लिए मत पढ़ो। अब इसके बाद देखो नेगेटिव्स क्या थे शेख हसीना के रूल के, खुद से बताओ सबसे बड़ा नेगेटिव, जल्दी बताओ। रिजर्वेशन पॉलिसी, 30% की जो रिजर्वेशन दे रखी थी, सबसे बड़ा नेगेटिव ये था। और क्या नेगेटिव था शेख हसीना का? फ्रीडम नहीं थी। कहाँ थी फ्रीडम? अभी मोदी जी अगर आ गए सबकी बार 400 पार, तो ध्रुव राठी के वीडियो बनना बंद हो गए होते, पक्का बंद हो गए होते। वो तुमको बोलता थोड़ी कि सर मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ, वो बस अकेले में समझा दिया जाता है। कल बताया था तुमको पुलिस रिमांड इंडिया में। अरे है तो इंडियन सिटीजन, कभी तो आओगे इंडिया में, कुछ तो होगा। तुमको नहीं परेशान करेंगे, तुम्हारी फैमिली को करेंगे। अमन पाल लड़ते रहे जितना लड़ना है, हम अमन पाल की मम्मी पापा उठा लाएंगे। और तब भी लड़ना है तो लड़ो भाई, भगत सिंह भी पैदा हुए हैं, लेकिन कितने ही भगत सिंह निकलते हैं 100 में से। फैमिली पकड़ लेंगे, स्टेट है भाई, वो गवर्नमेंट है।
वो कुछ भी कर लेगी अगर चाह लेगी तो। मैं स्टेट को ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट कुछ भी कर सकता, बट स्टेट चाह ले तो कुछ भी कर लेगा, उस टाइम पे कुछ भी कर लेगा। तुम बोलते रहना जर्मनी से, लेकिन तुम्हारी फैमिली, रिलेटिव्स, प्रॉपर्टी जितना भी है यहाँ पे, शेख हसीना दूसरी इंदिरा गांधी है भाई। हम लोगों को मोदी जी बहुत खतरनाक लगते हैं, मोदी जी कुछ खतरनाक नहीं है। तुम अच्छे से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो तुम शेख हसीना के भी बाप हैं लोग। जो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि एक आगे मार देते, 1990 में चाइना ने ये किया था। चाइना में वो कंपनीज को बोलते थे काम करो। अब कंपनीज इसलिए आती थी क्योंकि चाइना में क्या था, चीप लेबर। जब लेबर चीप होगा तो प्रोडक्ट सस्ता अपने आप बनेगा, जब प्रोडक्ट सस्ता बनेगा तो बिकेगा ज़्यादा। तो ये लोग सवाल करना शुरू किए थे चाइना यूनिवर्सिटी में, वहाँ की जो भी न्यू दिल्ली, जैसे अपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ भी कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कमांडर्स, पाकिस्तान में देखो, अगर हमारे कमांडर्स बदमाश होते, आर्मी वार्मी स्ट्रांग होती, तो पता नहीं क्या पता इंडिया में भी कूप हो जाता। पर नेहरू जी क्या थे, सबको साथ में लेके चलते थे। मैं नेहरू जी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर हम लोग सिर्फ नेगेटिव्स देखते हैं नेहरू जी के। उस समय तो जाहिल थी ना जनता। नेहरू जी खुद अपने आप को डिक्लेयर कर देते आर्मी कमांडर और आर्मी रूल ले आते, क्यों नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चलो ठीक। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आई? हाँ, रज़ाकार समझ में आया? अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, शेख हसीना, खालिदा बेगम और मुजीबुर रहमान और ज़ियाउर रहमान और हाँ जमात इस्लामी। समझ में आया? पक्का? अब जैसे ही शेख हसीना बाहर निकली, पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हो गई। खालिदा बेगम को तुरंत जेल से निकाल दिया गया। शायद 2-2:30 बजे शेख हसीना भागी है, 7-8 बजे खालिदा बेगम जेल से बाहर थी। क्योंकि आर्मी देखो, जो अब आर्मी अपना रूल चलाएगी, पर अगर आर्मी अपना रूल चलाएगी तो लोग परेशान होंगे, तो आर्मी करेगी क्या ना, बीएनपी को ला देगी पावर में और बैठाएगी किसको, खालिदा बेगम को, और चलाएगा कौन, आर्मी। समझ में आया? हाँ, पूरा पाकिस्तान बन गया, पूरी मूवी है। अब देखो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लिखो इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अभी इसका क्लाइमैक्स बाकी है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पहली बात तो शेख हसीना वॉज प्रो इंडिया, तो अब शेख हसीना के जाने से एंटी इंडिया एक्टिविटी शुरू हो जाएगी 100%। अब बताओ विश्व गुरु कैसे बने? पाकिस्तान से तुम्हारी लड़ाई, श्रीलंका में तुमको नहीं मान रहे, मालदीव्स में तुमको नहीं मान, बांग्लादेश में तुम्हारे खिलाफ सरकार, चाइना में तुम्हारे अगेंस्ट चलते हैं। तुम जब अपने ही पड़ोस के लोगों को नहीं झेल पा रहे हो, तो किस बात के विश्व गुरु? तुम खुद सोचो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे लोकल लेवल की गुंडागर्दी, एक बात बोली जाती है, शहर का गुंडा वही होता है जो मोहल्ले का पहले गुंडा हो। अमेरिका पूरी दुनिया पे गुंडागर्दी इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका जहाँ रहता है उसके आसपास नीचे के देश भी उसकी बात मानते हैं, ऊपर कनाडा भी उसकी बात मानता है, और आसपास पानी है। अब बाकी तुम दुनिया में जो भी नया गुंडा बनना चाहता है, जैसे चाइना नया गुंडा बनना चाहता है, तो अमेरिका इंडिया जैसे गुंडे पैदा कर देता है कि लड़ो आपस में। पहले तो तुम अपना घर संभालो, और जब इंडिया जैसे गुंडा पैदा होना चाहते हैं तो चाइना जैसे लोग पाकिस्तान पैदा कर देते हैं, या ब्रिटिशर्स जैसे लोग बांग्लादेश पैदा कर देते हैं। तो पहले तो तुम अपने गली में ही प्रूफ करो कि तुम गुंडे हो, फिर आना बाहर। तुम बाहर जाओगे लड़ने तो अंदर ही मारे जाओगे। इसीलिए यूएस रूल करता है, क्योंकि यूएस अपने बैकयार्ड का किंग है। यूएस को अपने घर में कोई चैलेंज नहीं है। समझ में आ रहा है? अब तुम कहे कि कैसे बनोगे विश्व गुरु? पहले तो तुम इन सबसे निपटो। शेख हसीना वॉज प्रो इंडिया, तो शेख हसीना के एंटी लोग क्या होंगे? एंटी इंडिया, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? जो लोग नॉर्थ ईस्ट में बदमाशी करते थे, अब उनको आराम से भागने के लिए एक जगह मिल गई, बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की कितनी बड़ी वो है बाउंड्री,
4000 किलोमीटर की तुमको लगेगी नहीं, पर कटा हुआ है ना पूरा, कहीं से भी भागाओ। अब शेख हसीना जैसे लोग होते तो बॉर्डर मजबूत होता, भागने नहीं देते। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, आर्मी है, ये तो पूरा बंदोबस्त करेंगे, तुम भाग के आओ, तुमको नाश्ता भी कराएंगे। समझ में आ यार देखो, मैं ना ऐसे पढ़ता ही नहीं हूँ। एक तरीका होता है आज तक सबसे तेज़, कि आज अखबार में आया आज पढ़ लिया। जब थोड़ा बन जाता है मुद्दा फिर आराम से पढ़ता हूँ उसको जोड़ के। मुझे कोई, मैं उसमें तो हूँ नहीं आज तक में कि तुम मुझसे पूछोगे सर आज सुबह आया था आपको आता क्यों नहीं, नहीं आता, मैंने भी पढ़ा ही नहीं। थोड़ा बन जाता है मुद्दा फिर पढ़ता हूँ, ताकि उसमें कुछ पढ़ने को तो हो। अब रोज़ 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 पढ़ो बांग्लादेश, उससे अच्छा एक बार पढ़ लो, फिर आने दो अखबार में, तुमसे क्या मतलब। कुछ नया होगा तो उसको जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है, जो खालिदा बेगम है वो सीधा सीधा बोलती है बॉयकॉट इंडिया, उसका नारा ही है ये। खालिदा बेगम मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सीधा बोलती है क्या, बॉयकॉट इंडिया। 2006-07 के आसपास तुम लोगों को याद होगा एक बार काशी विश्वनाथ पे अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2006-07 में। अब याद करो 2006 में किसका रूल आया था वापस, किसका रूल आया था? अभी बताया था तुम लोगों को कि 2006 तक शेख हसीना थी और 6 से 9 कौन आया था, बीएनपी। वो जो अटैक थे, तुम जाके देखना, बनारस में एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, काशी विश्वनाथ के पास में, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत सारे हिंदू थे, उसमें बॉम्ब अटैक्स हुए थे। वो बॉम्ब अटैक्स किसने कराए थे? खालिदा बेगम नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। किसी एक आदमी का नाम मत लो। समझ में आया? अब जब उस समय अटैक कराए थे तो हो सकता है अब फिर हो जाए शुरू। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये बस याद रखो। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होगी, रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। रेफ्यूजी क्यों होंगे? जो भाई बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएंगे वो भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया। तो उनको खिलाना किसको पड़ेगा? इंडिया। अब तुम बोलोगे हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं, तुम सोचो ना, ये फिर इसके बाद ये चल रहा है, तो तुमको पावर चाहिए, तुमको मिल गई, तुमको पावर चाहिए, तुमको मिल गई। अब मुझे भी तो कुछ दो, और मैं क्या हूं, जमात ए इस्लामी, और मैं हूं एक्सट्रीमिस्ट। अब अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं तो मैं किसको मारूंगा? हिंदू क्यों? एंटी इस्लाम। अब हिंदू क्यों बोल रहे हो? फिर तो मैं क्रिश्चियन को भी मारूंगा, मैं बुद्धिस्ट को भी मारूंगा, मैं उसके बाद हिंदूस को भी मारूंगा, मैं तो हर उस इंसान को मारूंगा ना जो भी क्या है, एंटी इस्लाम। इसीलिए हिंदू टेंपल पे अटैक हो रहे हैं। आर्मी थोड़ी करा रही है, आर्मी रोक नहीं रही है, क्योंकि को पता है काम कौन कर रहा है। तुमको तुम्हारे मन की चीज़ मिल गई, खालिदा बेगम बाहर है, पीएम बनेंगी, पीएम नहीं बनेंगे भी कोई दूसरा बना है, कल बना है कोई, लेकिन बाहर निकल आई ना। अब जो आदमी 10 साल से जेल है उसके लिए बड़ी बात है। फिर उसकी पार्टी पावर में आ गई, आर्मी को मिल गया जो मिलना था, कूप कर लिया। असली किंग मेकर कौन है? आर्मी। बचा कौन? तो हमें जो चाहिए वो भी दो। तो अब जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, इसलिए तुम सुन रहे हो अटैक हो रहा है हिंदूज पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीनी जा रही हैं। समझ में आया? अब देखो क्लाइमैक्स, ये करा कौन रहा है? बच्चों में इतना दम थोड़ी होता है, तुम भी कर लो। अगर स्टूडेंट्स में इतना दम है तो तुम भी कर लो, जाके जाओ। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? क्यों, यहाँ के स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं क्या बांग्लादेश से? तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वहाँ की वीक थी। गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रांग होती, गवर्नमेंट वर्ड ही स्ट्रांग है। हाँ, बाहर से हेल्प हो रही थी। अब देखो इसके पीछे दो लोग बताए जा रहे हैं। एक बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना, पर चाइना नहीं कराएगा। क्यों बताऊं? चाइना ने जितना भी जो 5% गारमेंट इंडस्ट्री बनी है, ये बांग्लादेश की थोड़ी बन पाई है। इसमें पैसा किसका लगा है? चाइना का। तो जब भी कहीं पे भी आप बिज़नेस करते हो तो आप कभी नहीं चाहते हो वहाँ पे लड़ाई दंगा हो। तो चाइना नहीं चाहता है ये 100% सच है। और क्योंकि शेख हसीना का रिलेशन चाइना से भी अच्छा था, अभी वो इंडिया आई थी, उसके तुरंत बाद चाइना गई थी। वो जब भी इंडिया आती थी तो चाइना भी जाती थी,
तो चाइना तो सीन से बाहर हो गया। दूसरा बड़ा कंट्री बोल रहे हैं यूएस, 90% चांस है यही हो रहा है, यूएस करा रहा है। बांग्लादेश के जो लोग प्रो शेख हसीना हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएस यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ का जो पानी है जिसे तुम बे ऑफ बंगाल बोलते हो, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और इधर ऊपर है साउथ चाइना सी, यहाँ पे क्या है, चाइना। तो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ पे चाइना को काउंटर करना है, इसीलिए अमेरिका चाहता है बांग्लादेश से एक छोटी कंट्री और तोड़ दी जाए जो कि हो प्रो क्रिश्चियन। अब तुम बोलोगे वहाँ क्रिश्चियन कैसे आए? बांग्लादेश के वो हिंदूज जिन्होंने इस्लाम ना अपना के क्रिश्चियनिटी अपना ली, शेड्यूल कास्ट के बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली। तो ऐसा बोला जा रहा है यूएस चाहता है बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ूं और वहाँ पे क्या बनाओ, कैसी कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री। यही क्रिश्चियन कंट्री फिर यहाँ पे इनको एक बेस मिल जाएगा ना, कंट्री तो कंट्री होती है चाहे जितनी छोटी हो। किसको बेस मिल गया? यूएसए को। तो लोग बोल रहे हैं ये पूरा जो प्रकरण हो रहा है ना, ये कौन करा रहा है? यूएसए। नाम थोड़ी है, नाम तो जब कंट्री बनेगी तब रखा जाएगा भाई। क्या क्रिश्चियन कंट्री, एक क्रिश्चियन कंट्री काटना चाहते हैं वो, क्रिश्चियन नाम पे थोड़ी, बस उन्हें एक अपने कल्चर की कंट्री काट लेनी है जो यूएस की तरह सोचती हो, यूएस की तरह बोलती हो, बंगाली ना बोले, इंग्लिश बोले, पैंट पहने, लुंगी ना पहने। उनको एक ऐसा बोल रहे हैं कि यूएस को एक कंट्री यहाँ चाहिए और उनको बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं, ना क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब है, तो उसको तो यहाँ चाइना से काउंटर करना है। अब चाइना से काउंटर करना है तो किस बात पे आदमी निकाल लूँ? ये बोलूँ कि तुम चाइना से लड़ो, लड़ेगा? धर्म, रिलीजन यूज़ किया जाता है, रिलीजन के नाम पे तुम तुड़वा लोगे। पाकिस्तान बांग्लादेश किस बात पे बने? रिलीजन। उनको क्या नहीं पता था कि जो तुम टूट जाओगे तो उससे इंडिया वीक हो जाएगा, पर बन गया ना। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेज। जनता के लिए अफीम का काम करता है धर्म, धर्म के नाम पे कुछ भी करा लो। हाँ, क्योंकि देखो इमरान खान को भी किसने हटाया? अमेरिका ने। इमरान खान को पावर से किसने हटाया? अमेरिका ने। हाँ, अब वो अलग स्टोरी है यार, मैं क्या क्या, मैं तुम्हारी सारी डाउट्स लेने थोड़ी बैठा। अब ऐसा ही यूएसए चाहता है कि क्या चाहता है? चाइना, साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना, उसके लिए उसको एक क्रिश्चियन कंट्री काटनी है। क्रिश्चियन कंट्री काटने के लिए वो बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम्स कर रहा है। और दूसरा एक रीज़न पाकिस्तान का आईएसआई भी है, क्योंकि ये बताया गया कि जितने भी न्यूज़ चले हैं, जितने भी जो प्रो क्या हैं बीएनपी, जो क्या है प्रो आर्मी, जो क्या है प्रो जमात इस्लामी, जो घर में बैठे हैं बाहर नहीं निकल रहे पर इनका फेवर कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है इनके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, कैसे वीडियो शेयर किए जा रहे होंगे? एंटी शेख हसीना। ये जितने वीडियोस शेयर हो रहे हैं इनकी आईडी ट्रेस की जा रही है, सारे कहाँ से हो रहे हैं? पाकिस्तान। और इसमें फ़ायदा किसको है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। क्यों? इससे ये जो बांग्लादेश में पूरा प्रॉब्लम हुआ, इससे सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है? शेख हसीना तो एक इंसान है, शेख हसीना तो सिर्फ एक इंसान है। शेख हसीना आई गई, मैं आया गया, मोदी जी आए गए, तुम आए तुम जाओगे, पर कौन रहना चाहिए? तो प्रॉब्लम किसको होगी? इंडिया। इसलिए दो एंगल्स बताए जा रहे हैं, एक चाइना का एंगल, नहीं सॉरी चाइना मैंने समझा दिया, एक यूएस का एंगल और एक पाकिस्तान का एंगल। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? सल्यूशन बताओ। देखो सल्यूशन है 3D, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। पहला डिफेंस, अपने बॉर्डर मजबूत करो। किससे मजबूत करो? बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर मान लो, ठीक है? ये इंडिया, ये इंडिया, ये इंडिया, ये बांग्लादेश। तो पहली चीज़ क्या स्ट्रांग करोगे? डिफेंस, मतलब अपने बॉर्डर स्ट्रांग। फिर दूसरा डिफेंस डायलॉग, बातचीत करके बात सुलटाने की कोशिश करो। और तीसरा डेवलपमेंट करने की कोशिश करो ताकि यहाँ के लोगों की इनकम बढ़े और लड़ाई दंगा कम हो। अब ये हमेशा के लिए याद रखो, कभी भी तुम्हारी किसी से भी लड़ाई हो, हमेशा 3D याद रखना। पहला होता है डिफेंस,
अपनी खुद की ताकत मजबूत रखो, दूसरा डायलॉग, बातचीत से बात करने की कोशिश करो, और तीसरा डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होगा तो आदमी अपने आप खुश हो जाएगा। इंडिया शुड अडॉप्ट 3D अप्रोच। समझ में आया? बांग्लादेश क्राइसिस समझ में आ गया? चलो अब 10 मिनट का ब्रेक है। ओके।